Yes, students, chapter 7. Okay, tribal community. देखिए, ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और उनका किस तरह से डेवलपमेंट हुआ ये भी हमने इसमें देखा। ओके, और बाकी जो इसमें कुछ मेन जो ट्राइब्स हैं, गौंड्स हैं, अहोम्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, यस, पेज नंबर है आपका 72। इसमें बिल्कुल नीचे का पॉइंट देखिए, द ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया। ओके, यहां से हम आज को स्टार्ट करेंगे। ट्राइबल पॉपुलेशन, अब देखिए इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा नहीं है। ओके, पहले तो ये है कि अपनी जो इंडिया के अंदर है, डिफरेंट जो पार्ट्स है, डिफरेंट जो स्टेट्स है, ओके, उसके डिफरेंट जो रीजन्स है वहाँ डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिटीज पाई जाती है, डिफरेंट टाइप्स के अपने जो ट्राइबल सोसाइटी है। ओके, और ये काफी बिखरी हुई है और एक ही जगह ये काफी ज्यादा मात्रा में ये नहीं रहते। ओके, तो ये क्या है, जगह जगह फैली हुई है और इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है। ओके, देखते हैं इसमें, द ट्राइबल पॉपुलेशन इंडिया इज स्केटर्ड ऑल ओवर द कंट्री। जो ट्राइबल कम्युनिटी कम्युनिकेशन है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, स्केटर्ड है, यानी कि बिखरी हुई है पूरे भारत के अंदर। ओके, पार्टिकुलर एक ही प्लेस पे नहीं है सभी जो ये ट्राइबल्स हैं। ओके, तो डिफरेंट पार्ट्स में है, अलग अलग जगह है, कहीं पर कम है, कहीं पर कुछ ज्यादा है। ट्रेडिशनल मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स इन इंडिया हैव लेड ए नोमैडिक लाइफ विद नो परमानेंट होम्स। अब देखिए, अधिकतर ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, ये परमानेंट अपना जो हाउसेज है वो एक जगह नहीं रखते, यानी कि ये क्या करते हैं, घुमक्कड़ रहते हैं। घुमक्कड़ का मतलब होता है कि परमानेंट सेटल एक जगह नहीं रहते और ये मूव करते रहते हैं। ओके, टेम्परेरी हाउसेज ये बनाते हैं, कुछ टाइम वहां रहते हैं, 1 सीजन 2 सीजन या कुछ मंथ या ईयर भी हो सकते हैं उसमें, और फिर ये वहां से मूव कर जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, बिकॉज इनका जो वर्क होता है, ओके, उसके अकॉर्डिंग ये एक जगह सेटल नहीं हो सकते। जैसे इनको पास्चर्स की जरूरत होती है, पास्चर्स में होता है चारागाह, कि ये अपने जानवर को पालते हैं। आपने देखा होगा जो रेवड़ वगैरह रहता है, भेड़ बकरियां इस तरह से पालते हैं, तो जहां पर इनको उनके लिए फोडर मिल जाता है, जो खाने की चीजें मिल जाती हैं, ये कुछ समय तक उस प्लेस पर रहते हैं, और जब वहाँ फूड की कमी हो जाती है, ओके, तो फिर ये दूसरी जगह इनको जाना ही पड़ता है। या फिर एक्सट्रीम कोल्ड हो, एक्सट्रीम हॉट हो, ओके, या फिर रेनफॉल ज्यादा हो या रेनफॉल बिल्कुल कम हो जाए, तो डिफरेंट रीजन की वजह से ये मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते रहते हैं। ओके, तो इनको इस तरह से ये रहते हैं, तो इनको बोलते हैं नोमैड्स। ओके, तो ये अपनी जो लाइफ है, नोमैडिक लाइफ एक्सपेंड करते हैं और परमानेंट होम्स वगैरह बनाकर नहीं रहते। दे ओनली एक्सपेक्ट दैट इज अ परमानेंट इन नेचर इन देयर कॉन्स्टेंट माइग्रेशन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, ये सोचते हैं कि परमानेंट जो इनका हाउस है वो पूरा नेचर ही है, नेचर ही है, और जैसे इनकी जरूरत पड़ती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये चले जाते हैं। तो ये जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, एक जगह से ये दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है माइग्रेशन। ओके, माइग्रेशन मीन्स क्या होता है कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर जाना, कुछ टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, दैट इज नोन एज। ओके, क्लियर है बच्चा? ये सम ऑफ द ट्राइब्स इन इंडिया वर बलूचीज इन द नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए, कुछ
थी वो बलूचीज थी जो कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर है। ओके, तो ये उनका एक उनकी जो ट्राइब्स है उनका एक नेम है बलूचीज। इसी तरह घग्रास है, ओके, कॉलीज है, भील्स है, इस तरह से ये डिफरेंट इनके नाम होते हैं। जो नॉर्थ वेस्ट में जो पाई जाती है एक ट्राइब्स, उनमें एक है बलूचीज। ओके, इसके अलावा द खोखरास एंड द घग्गास इन पंजाब, तो घग्गर्स और खोखरास ये पंजाब में पाई जाती है। भील एंड द कॉलीज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट से। ओके, इसके अलावा जो गोंड्स है ये सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है। खासीज है, नागाज है एंड द अहोम्स ये ईस्ट में पाई जाती है। ओके, एंड द मारवाड़, बड़ागाज है, टोडाज है, ये साउथ के अंदर पाई जाती है। तो ये क्या है, इनकी जातियां हैं, एक तरीके से आप मान लो कि इनकी जाति है या इनका वो जो ग्रुप है, ट्राइब्स है, उनके ये नाम है। ओके, जैसे भील है, इस तरह से। तो ये डिफरेंट ट्राइब्स है जो कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में मिलती हैं। मिडाइवल पीरियड वाज चैलेंजिंग फॉर द लाइफ ऑफ द ट्राइब्स। जो मिडाइवल पीरियड था उसमें इनको काफी प्रॉब्लम हुई थी, काफी चैलेंजिंग लाइफ हो गई थी इनकी उस समय। माइग्रेशन ऑफ अदर पीपल इंक्लूडिंग यूरोपियंस इनटू द ट्राइब्स रीजन वाज द मेजर चैलेंज। अब देखिए क्या इनकी प्रॉब्लम थी मॉडर्न टाइम इसमें मिडाइवल पीरियड के अंदर, कि इनका जो पार्टिकुलर एरिया था जहां पर ये ट्राइब्स रहती थी, ओके, तो वहां पर जो अदर यूरोपियंस जो ट्राइब, ओके, वहां के जो लोग थे वो भी आ गए थे, तो इनका जो कल्चर है वो डिस्टर्ब हो रहा था। ओके, इनको इनकी जो फ्रीडम थी वो भी कम हो रही थी, तो उस समय इनके पास में इनका जो टाइम था वो काफी चैलेंजिंग था। The migration of other people, including Europeans, into the tribal region was the major challenge. Okay, ब्रैकेट में बंद करना इसको। और नेक्स्ट था another reason was that due to the rapid expansion of agriculture and cutting forest were the original homes. Cutting of dense forest, the tribes areas had diminished. अब देखिए नेक्स्ट जो इनके सामने जो चैलेंजिंग कंडीशन थी वो क्या थी, कि ये जंगलों में इनमें रहते थे, ओके, फॉरेस्ट में रहते थे। अब एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए वहां जंगलों को काटा गया, पेड़ों को काटा गया, और वहां पर जो फील्ड्स है, खेत वगैरह, ओके, ये बनाए गए, वहां पर एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज होने लगी। तो इनका जो एरिया था वो अब क्या होने लग गया था, कम होने लग गया था, क्योंकि ये फॉरेस्ट में रहते हैं और वहां फॉरेस्ट को, जंगलों को काट के वहां सफाई करके वहां पर खेती होने लगी। तो ये भी इनके सामने प्रॉब्लम्स आ गई कि अब ये कहाँ पर रहेंगे। तो इस तरह से इनके जो एरियाज थे वो पहले काफी एक्सटेंड थे, काफी फैले हुए थे, बट धीरे धीरे इनके एरियाज क्या होने लगे, इनके जो हैबिटेंट्स एरियाज थे वो कम होने लग गए। फॉरेस्ट वर द ओरिजिनल होम्स ऑफ द मोस्ट ऑफ ट्राइब्स। अब देखिए अंडरलाइन कीजिए इसमें, जो ओरिजिनल जो इनको होम्स थे, ये जो ट्राइब्स थी, इनके जो ओरिजिनल होम्स क्या थे, फॉरेस्ट थे, ये जंगलों में ही रहते थे। बट अब जंगलों को काटना शुरू हो गया, तो इनके जो वो घर थे, यानी कि इनकी जो रहने की जगह थी वो कम होने लग गई। इन मैनी प्लेसेस द tribals had been uprooted from the original village and forced into exposure to new culture. अब देखिए बहुत सारी जगह से इनको वहां से अपरूटेड कर दिया गया, हटा दिया गया, और इन पर फोर्स डाला गया कि वो भी जो मॉडर्न टाइम है, ओके, उसके अकॉर्डिंग रहे और अपना जो कल्चर है उसमें क्या करे, चेंज। जबकि ये जो भी ट्राइब्स हैं, ओके, जो भी नोमेडिक ट्राइब्स थी इनकी, ओके, तो इनका अपना कुछ कल्चर रहता है, कुछ इनके ट्रेडिशंस रहते हैं, तो उसमें ये चेंज करना पसंद नहीं करते। ये चाहते हैं कि हम जैसे पहले से रहते आए हैं तो उसी तरह से रहें, जिससे कि हमारा जो कल्चर है वो जीवित सके और वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता रहे। बट मिडाइवल पीरियड के अंदर एक तो इनके रहने की जगह कम हो गई, इसके अलावा यूरोपियंस वगैरह भी आ गए, ओके, तो उन्होंने भी इनके ऊपर फोर्स डाला, इनका जो कल्चर था उसको चेंज करने की उन्होंने कोशिश की। तो इस तरह से इनको काफी वहां पर प्रॉब्लम्स होने लगी।
दिस एक्सपोजर लेड टू सम मोर चेंजेस इन देयर लाइव्स एंड कल्चर। अब क्या हुआ, इस तरह से इनकी जो लाइफ स्टाइल थी वो काफी चेंज भी हो गई, जो कि ये नहीं चाहते थे। ओके, क्लियर बच्चा? In some places, these tribals adopted certain aspects of this culture to lead a settled life by adopting modern method of agriculture and hunting. In some cases, tribe evolved into a full-fledged state or kingdom. अब देखिए कुछ जो ऐसी जगह थी, कुछ ऐसा पार्ट था, वहां पर ये जो लोग थे, ट्राइबल पीपल थे, इन्होंने क्या किया, अपने आप को चेंज किया। इन्होंने मॉडर्न मेथड यूज करना शुरू कर दिया, जैसे कि ये सेटल लाइफ रहने लगे, यानी कि सेटल यानी कि परमानेंट हाउसेस बना के वहां पर रहने लगे। ओके, इन्होंने अपने कल्चर में थोड़ा बहुत चेंज किया। ओके, और ये एग्रीकल्चर भी परमानेंट एक जगह करने लगे। ओके, हंटिंग में भी ये इन्होंने अपने आप को थोड़ा चेंज किया। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, इसके अलावा कुछ जगह पर इन्होंने पूरा कुछ स्टेट या कुछ जैसे पार्ट थे वहां पर इन्होंने अपना ही शासन स्थापित कर लिया। तो इस तरह से क्या हुआ, इनका जो कल्चर था, इनकी जो लाइफ स्टाइल थी, उसमें काफी बदलाव शुरू हो गए थे। ओके, अब हम देखते हैं एक जो इसमें ट्राइब्स थी वो थी गोंड्स। ओके, जो कि सेंट्रल इंडिया में पाई जाती थी। इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इनका कस्टम, इनका जो कल्चर था, ट्रेडिशंस था, वो कैसा था। यहां तक कुछ पूछना है आपको? ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब आता है अपने द गोंड्स। ओके, ये भी एक जनजाति थी। ओके, और ये कहां पर मिलती थी, सेंट्रल इंडिया के अंदर मिलती थी। ओके, कहां पर, सेंट्रल इंडिया के अंदर। और सेंट्रल इंडिया में क्या आता है, जैसे अपने मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ओके, महाराष्ट्र, नॉर्थ पार्ट, तो ये कुछ पार्ट्स इसके अंदर आते हैं। तो वो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, कि इंडिया है, आपने देखा होगा मैप, तो उसके सेंटर में एमपी है, इसलिए उसका नाम मध्य प्रदेश है, क्योंकि वो बिल्कुल मध्य में है। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका नेम रखा गया मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के जो आसपास के जो क्षेत्र और थे, जैसे छत्तीसगढ़ पहले एमपी में ही था। ओके, अब वो अलग हो गया। इसके अलावा जैसे महाराष्ट्र का कुछ पार्ट है, आंध्र प्रदेश, तो वहां तक ये फैले हुए थे। ओके, तो वहां पर जो मेन जो ट्राइब्स थी वो थी गोंड्स। Gonds were one of the largest, most powerful and popular tribal communities in the central India. तो जो गोंड्स थी, ये सेंट्रल इंडिया के अंदर पाई जाने वाली सबसे बड़ी एक ट्राइबल कम्युनिटी थी। ओके, और ये काफी पावरफुल भी रही है, यानी कि इन्होंने बहुत सारी जगह कुछ शासन भी किया है। ओके, एज ए किंग इन्होंने वहां पर शासन भी किया है। तो ये बहुत ही पावरफुल एंड मोस्ट ट्राइबल कम्युनिटी थी, जो कि सेंट्रल इंडिया में पाई जाती थी। जो गोंड वर्ड है ये फ्रॉम द तेलुगु वर्ड कोंडा विच मीन्स ए हिल। तो ये जो गोंड्स वर्ड है, ओके, आप सोच रहे होंगे गोंड्स कैसा वर्ड है, तो ये तेलुगु भाषा के एक वर्ड, ओके, जिसका मतलब होता है कोंडा। तो वहां में इसका क्या होता है, कोंडा, और कोंडा को बोलते हैं अपन इंग्लिश में हिल, यानी कि पहाड़ी। ओके, यानी कि ऐसी जनजाति जो पहाड़ियों में रहती थी, उनके आसपास के क्षेत्रों में रहती थी, उनको गोंड्स या कोंडास कहा गया। ओके, तो गोंड्स क्या है, गोंड तेलुगु लैंग्वेज का एक वर्ड है, जिस कोंडा, तो उसी से गोंड्स बना है, जिसका मतलब होता है वहां की भाषा में हिल। ओके, टुडे ग्रुप ऑफ गोंड्स आर फाउंड इन सेंट्रल इंडिया। प्रेजेंट में ये सेंट्रल इंडिया के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में। इसके अलावा नॉर्दर्न जो आंध्र प्रदेश है वहां पर, या फिर वेस्टर्न उड़ीसा के अंदर ये ज्यादा पाए जाते हैं। द लैंड ऑफ गोंड्स इज गोंडवाना और घरकटंगा इन सेंट्रल इंडिया। अंडरलाइन कीजिए, क्वेश्चन भी आता है।
गोंडवाना लैंड है वो इस इन्हीं के नाम से बना, क्योंकि ये गोंडवाना जो है उसके आसपास रहते तो इनको गोंड भी कहा गया है। इसके अलावा इनको घर कटंगा भी के रहने वाले भी कहा जाता है। ये मोस्ट है घर कटंगा, ये इनका मोस्ट इंपोर्टेंट हैबिटेट प्लेस था जहां पर ये ज्यादा रहते थे। ओके, गढ़कटंगा या गोंडवाना एक ही बात है। देर आर सेवरल सब ग्रुप्स अमोंग द गोंड्स। अब देखिए जो गोंड जो ट्राइबल्स थी इसके अंदर और भी कई ग्रुप मिलते थे, सब ग्रुप्स जिनको कहा जाता था, उपजातियां अपन कह सकते हैं। तो गोंड तो क्या थी, मेन ट्राइबल कम्युनिटी थी, और गोंड के अंदर ही और भी कई उपजातियां थी। ओके, थे वो सब गोंड सी, लेकिन उनको भी अलग अलग पार्ट्स में या डिवाइड किया गया था या उनका क्लासिफिकेशन था। तो बताइए जो गोंड्स थे ये मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे, इनका जो मेन हैबिटेट था वो कौन सा पार्ट था इंडिया का, बताइए कौन से पार्ट में ज्यादा मिलते थे। द मेन हैबिटेंट्स ऑफ द गोंडास ट्राइब, गोंडास जो ट्राइब थी इनका जो मेन हैबिटेंट था वो कौन सा पार्ट था। यस प्रांजल, वेरी गुड, सेंट्रल इंडिया। ओके, और स्टेट्स पूछें तो आप सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र वगैरह का नाम आप बता सकते हैं। ओके, वेरी गुड, सेंट्रल इंडिया में सबसे ज्यादा मिलते थे। ओके, नेक्स्ट आप देखिए इनके जो स्टेट थे वो आपको बता ही दिया है। तो मेन जो स्टेट थे वो तो थे, और कुछ आसपास में कुछ जगह पर भी है और मिलते थे। गोंड, अब गोंड स्टेट का मतलब क्या हुआ कि ऐसे स्टेट जहां पर आपको स्टार्टिंग मैंने बताया कि बहुत ही पावरफुल थी, और इनमें से कुछ जो है वो किंग भी रहे हैं, उन्होंने पूरे स्टेट को ही अपने अंडर में कर लिया था। तो इस तरह रूलर डायनेस्टी, रूलर जो ट्राइब्स थी वो भी ये मानी जाती, तो इन्होंने कुछ अदर स्टेट्स को भी अपने अंडर में किया था, उनको जीत लिया था, तो वही है गोंड स्टेट। ओके, वेरियस पार्ट ऑफ द गोंड रीजन वर रूल्ड बाय द राजपूत डायनेस्टीज। दे रूल फ्रॉम 6th टू 12th सेंचुरी। देखिए 6 से 12वीं शताब्दी तक इन्होंने कुछ पार्ट्स में शासन भी किया था। तो बहुत सारे ऐसे रीजन थे जहां पर राजपूतों का शासन था और उनके अंडर में ये थे। ओके, विद द पासेज ऑफ टाइम सेवरल ग्रुप अमॉन्ग द गॉड्स फॉर्म देमसेल्फ इनटू किंगडम्स और chiefdom एंड बाय द 15th सेंचुरी। अब देखिए राजपूतों के अंडर में थे ये, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो ये काफी पावरफुल होते गए। ओके, और पावरफुल होने के बाद में इन्होंने राजपूतों से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, अपने आप को ये अलग कर लिया उन्होंने। ओके, और ये इनका अपना खुद का एक किंगडम बन गया, एक जो साम्राज्य था तो वो इन्होंने खुद का स्थापित कर लिया। ओके, 15th सेंचुरी के आसपास दे वर फॉर्मली स्टेबलाइज्ड विद इन द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। अब देखिए तो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उनके कुछ जो पार्ट थे वहां पर इन्होंने खुद का शासन स्थापित कर लिया, इतने ये पावरफुल हो गए थे। Important Gond kingdoms had their capital or headquarter at मांडला, खेरला, देवगढ़ एंड चंदा। ओके, तो ये उनके कुछ मेन हेडक्वार्टर्स थे या फिर इनकी कैपिटल्स थी। तो इन्होंने कुछ साम्राज्य स्थापित कर लिया और अपनी खुद की उन्होंने कैपिटल वहां पर बनाई, जैसे कि मांडला है, खेरला है, देवगढ़ है, चंदा है। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने अपनी कैपिटल स्टेबलाइज की थी। All the Gond capitals were located close to a hill or river। अधिकतर की जो कैपिटल्स थी ये सभी तो या तो रिवर के पास में थी या फिर हिल के आसपास थी। ओके, Gonds had a centralized administrative system। अब देखिए यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो कैसा था, वो सेंट्रलाइज्ड था। ओके, सेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि यहाँ की जो भी पावर रहती थी, जो भी शासन व्यवस्था की जो भी शक्तियां थी, पावर थी, वो केवल राजा के पास में रहती थी। ओके, जो मेन पावर थी वो किसके पास में थी,
किंग के पास में थी और वहीं से सारी व्यवस्थाएं लागू होती। तो ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू गार्ड, ओके, जो इनका जो किंगडम था, शासन व्यवस्थाएं थी, उनका साम्राज्य था, वो डिवाइड था किसमें, गार्ड्स में, GARHS, गार्ड। ईच गार्ड वाज अंडर ए पार्टिकुलर गॉन्ड क्लैन। अब हर जो गढ़ था, ये जैसे कि मान लीजिए एमपी के अंदर का शासन था, तो डिफरेंट पार्ट्स में वो डिवाइड थे, तो उनको गढ़ कहा जाता था। जैसे अपना जयगढ़ है, ओके, रामगढ़ है, इसी तरह वो भी गढ़ में डिवाइड थे। और हर गढ़ के ऊपर जो राज परिवार था, इसका एक व्यक्ति रहता था, ओके, वहां का वो हेड रहता था। तो इस तरह से उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी। दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेज। और ये जो गढ़ रहता था, ये भी 84 यूनिट्स में डिवाइड रहता था, ओके। जिस तरह से अपना जो स्टेट रहता है, ओके, तो जो स्टेट रहता है डिफरेंट वार्ड्स में कह दो, तहसील्स में कह दो, ओके, तो इस तरह से स्टेट जो रहा है वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड रहता है, और डिस्ट्रिक्ट भी जो है वार्ड्स में डिवाइड रहता है। तो इसी तरह इनका जो साम्राज्य था वो गढ़ में डिवाइड था, और जो गढ़ है वो भी डिवाइड थी सेपरेट यूनिट के अंदर, जिसको इसमें दिया गया है, जिनको 84 कहा जाता था, ओके, 84 कहा जाता था बिकॉज वो 84 विलेजेस में डिवाइड थी। जो हर गढ़ था वो 84 विलेजेस में डिवाइड था, जिनको 84 कहा जाता था। 84 वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू बरहुट्स। और फिर जो 84 था, ओके, यानी 84 विलेजेस थे, इसलिए उनको 84 कहा जाता था, हिंदी में 84 को 84 कहते हैं। तो वो भी बरहोट्स में डिवाइड था, ओके। और जो हर एक बरहोट था उसके अंदर 12 विलेजेस होते थे, ओके। तो इस तरह से इनका जो सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वो इस तरह से डिवाइड था कि लार्जेस्ट पार्ट से जो स्टेट था उसको गढ़ में डिवाइड किया गया, और जो गढ़ था उसको 84 में डिवाइड किया गया, 84 को किस में डिवाइड किया, कि उसको बरहोट में डिवाइड किया। तो इस तरह से शासन व्यवस्था इनकी चलती थी। सेम उसी तरह हो गया जैसे कि अपनी कंट्री है, कंट्री को स्टेट्स में डिवाइड किया, ओके, स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट को डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं, ओके। इसी तरह यहाँ पर भी ये शासन व्यवस्था थी, ओके। समझ में आया बच्चों? इनका जो डिवाइजेशन है वो समझ में आया आपको? आयुषी, विष्णु, प्रांजल, हर्षिता, अंकित, क्लियर है कि इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस तरह से डिवाइड था और किस तरह से वर्क करता था। ओके, नेक्स्ट पेज 74। अब देखिए इसमें एक रानी हुई थी, रानी दुर्गावती। इनका काफी इसमें नाम है, ओके। ये मोस्ट पावरफुल एक रूलर थी, ओके, गॉन्ड रूलर थी। मोस्ट पावरफुल एंड फेमस गॉन्ड रूलर वाज रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करती है? ये गॉन्ड्स कम्युनिटी से बिलोंग करती है, ओके। और इन्होंने कहां पर शासन किया था? इन्होंने गढ़ कटंगा पर शासन किया था। तो मोस्ट पावरफुल एक रूलर थी रानी दुर्गावती ऑफ गढ़ कटंगा। शी वॉज ए कैपेबल क्वीन, ओके, एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर माइनर सन। और इन्होंने जो शासन स्थापित किया था, ओके, ये कैपिटल क्वीन भी कही जाती है। तो इनका एक छोटा बेटा था, ओके, तो उन्हीं के बिहाफ पर इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था शुरू की थी। अंडर द रूल ऑफ रानी दुर्गावती द किंगडम फ्लरिश्ड एंड बिकम मोर एक्सटेंसिव। तो रानी दुर्गावती के समय में इनका जो शासन था, इनकी जो व्यवस्थाएं थी, या जो गौंड किंगडम था, ये काफी एक्सटेंड हुआ, काफी ये पावरफुल हो गया, ओके। अकबर द ग्रेट, अब देखिए अकबर द ग्रेट, ये ग्रेट भी लगा रखे हैं अकबर के, कोई बात नहीं। गेव हर ए पीसफुल ऑफर ऑफ एक्सेप्टिंग द सुजरेनिटी ऑफ द मुगल्स एंड एग्रीइंग टू बिकम द
वेजल बट शी रिफ्यूज्ड। अब देखिए जो अकबर थे जिनको ग्रेट भी कहा जाता है, ओके, तो इन्होंने क्या किया, इनके पास में ऑफर भेजा कि आप उसके अंडर में अपनी जो है जो साम्राज्य है वो स्थापित कर सकते हैं, बट इन्होंने क्या किया, उसको रिफ्यूज कर दिया, उनको मना कर दिया कि हम तुम्हारे अंडर में अपनी शासन व्यवस्था नहीं चला सकते, क्योंकि जो अकबर है वो ऐसे ही करते थे, जो भी उनका गेस्ट में जाता था तो उनको ऑफर करते थे कि आप उनसे या तो मित्रता कर लें, उसके अंडर में शासन व्यवस्था करें, या फिर उनसे युद्ध करें। तो रानी दुर्गावती ने उनका जो ऑफर था उसको रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने उसके लिए मना कर दिया, उन्होंने कहा कि हम युद्ध कर लेंगे लेकिन हम आपके अंडर में नहीं रहेंगे, ओके। तो 1565 के अंदर जो मुगल फोर्स जो थी, उन्होंने उस पर वो आक्रमण किया, अटैक किया गढ़कटंगा के ऊपर, और उस समय जो मुगल फोर्स थी उनका जो लीडर था वो आसफ खान था। अंडरलाइन कीजिए आसफ खान के। तो अकबर ने अपनी सेना भेजी आसफ खान के अंडर में 1565 में, और उन्होंने गढ़कटंगा पर आक्रमण किया। ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाज पुट बाय द रानी दुर्गावती बट शी वाज डिफीटेड। तो उन्होंने काफी मजबूती से, बहादुर से उनका सामना किया, लेकिन आखिर में क्या हो गई, वो हार गई। शी अलॉन्ग विद हर सन सेक्रीफाइस देयर लाइव्स ऑन देयर बैटलफील्ड लाइक ट्रू वॉरियर्स। और अपने बेटे के साथ में एक ट्रू वॉरियर यानी कि एक सच्चे जो योद्धा होते हैं उस तरह से वो क्या हो गई, शहीद हो गई। और वहाँ जो बैटल फील्ड था, युद्ध का मैदान में था, युद्ध का जो मैदान था वहीं पर उनकी डेथ हो गई। लेकिन इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, ओके। जिस तरह से महाराणा प्रताप थे तो उन्होंने भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ओके। उसी तरह रानी दुर्गावती ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, और उन्होंने कहा कि हम युद्ध कर लेंगे लेकिन तुम्हारे अंडर में नहीं रहेंगे, ओके। आसफ खान इन्वेडेड द चौर चौरागढ़ fort of Rani Durgavati but was shocked to see that the woman had jumped into the fire, okay। तो इन्होंने उसका जो महल था उस पर भी अपना अधिकार कर लिया आसफ खान ने, लेकिन वहां की जो वुमेन थी, महिलाएं थी, वो भी इसके पास में या इसके वो जो आसफ खान था उनको गुलाम नहीं बना सका, ओके। और ये जो वुमेन थी वहां पर उनके महल की, उन्होंने सबने आग के अंदर कूद के न्यौछावर, मतलब जो भी है अग्नि समाधि उन्होंने ले ली। Asaf Khan collected a lot of booty and carried the gold, silver jewels, idols and even war elephant to mark his victory over the Gonds. Okay? तो आसफ खान ने बहुत सारे जो भी गोल्ड सिल्वर जो भी उनको चीजें वहां पर मिली उन सबको अपने साथ में, और एलिफेंट्स जो वहां से जीते वो सब अपने साथ में लेकर चला गया। Gonds were weakened and the Marathas completed the task of Asaf when around the 18th century they crushed their power and royalty. Okay? तो इस तरह से जो गॉन्स था वो धीरे धीरे क्या हो गया, वीकेंड हो गया, खत्म हो गया, ओके। मराठा ने कुछ समय वहां पर शासन किया था, लेकिन वहां पर भी आसफ खान ने आक्रमण किया। तो इस तरह से जो गौंड साम्राज्य था वो पूरी तरह से क्या हो गया, धीरे धीरे खत्म हो गया, ओके। नेक्स्ट है आपके इसमें, अब देखिए जो गॉन्ड्स हैं इन द प्रेजेंट टाइम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। गॉन्ड ट्राइब्स लिव इन स्मॉल विलेजेस इवन टुडे। जो गॉन्ड्स ट्राइब है वो अभी भी है, लेकिन ये क्या है, छोटे से गांव में रहते हैं। ये ट्राइब्स अभी भी है, बट इनका जो एरिया है वो कम हो गया है, एक छोटे से गांव में ये रहते हैं। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ गॉन्ड्स इज एग्रीकल्चर, ओके। इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है, मेन मुख्य जो इनका व्यवसाय है वो क्या है, वो इनका कृषि है, यानी कि खेती करते हैं। बट कुछ जो लोग हैं वो कैटल रियरिंग भी करते हैं, यानी कि मवेशियों को पालने का काम भी करते हैं। देयर चीफ क्रॉप्स आर मिलेट, maize and pulses which are also called monsoon crops, okay। ये फसलें वो उगाते हैं। इन विंटर दे ग्रो व्हीट, और सर्दियों के अंदर ये क्या करते हैं, गेहूं वगैरह उगाते हैं। कॉटन एंड ऑयल सीड्स भी उगाते हैं। फार्मर्स यूज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर,
यहाँ के जो फार्मर्स हैं ये ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं, यानी जो परंपरागत जो तरीके हैं वो ही ये यूज करते हैं। ओके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, और फिर इनके पास में उतनी इनकम भी नहीं है, और इनके पास इतने बड़े फार्म भी नहीं है जहां पर इनको उनकी जरूरत पड़े। तो ये जो ट्रेडिशनल मेथड है, परंपरागत जो तरीके हैं खेती करने के, उसी के अकॉर्डिंग ये वहां पर उन्हीं के हेल्प से खेती करते हैं। दे प्लग द फील्ड विच आर ड्रॉन बाय द ऑक्सन। अब देखिए जैसे कि प्रेजेंट में तो क्या है, जैसे ट्रैक्टर वगैरह यूज करते हैं फार्मर्स, लेकिन ये जो बैल है उसी के हेल्प से खेतों की खुदाई करते हैं और वहां पर फार्मिंग करते हैं। इनफैक्ट सम ऑफ द गॉन्ड subgroups such as the hill Maria still practice slash and burn cultivation, झूम कल्टीवेशन। और इसकी जो कुछ सब ग्रुप्स है, जैसे आपको पहले बताया कि जो गॉन्ड्स ट्राइब्स हैं ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है, तो उसको बोलते हैं सब ग्रुप। तो ये क्या करते हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी करते हैं, जिसे झूमिंग कृषि भी कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। इसमें क्या रहता है, जो फॉरेस्ट रहता है उसके कुछ पार्ट को बर्न आउट किया जाता है, जंगल्स को, पेड़ों को काट दिया जाता है, कुछ पार्ट्स के उनको जला दिया जाता है, और जब वो प्लेन मैदान हो जाता है तो वहां पर ये फार्मिंग करते हैं, और 1 या 2 साल वहां पर ये फार्मिंग करते हैं। फिर उस मिट्टी की जो कि जहाँ पर इन्होंने खेती की है वहां की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो ये उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट में भी ये जंगल को जलाते हैं, वहां के पेड़ों काट देते हैं, जलाते हैं, और फिर वहां कुछ टाइम खेती करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में चले जाते हैं। तो इस तरह की जो कल्टीवेशन है दैट इज नॉन एज झूमिंग एग्रीकल्चर, या फिर स्लैश एंड बर्निंग कल्टीवेशन, या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इनके ये जो नेम है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। तो ये होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो कुछ जो इनके सब ग्रुप है वो ये वर्क भी करते हैं। सम गॉन्ड सब ग्रुप से प्रैक्टिस कारपेंट्री एंड ब्लैक स्मिथी। ब्लैक स्मिथी क्या हो गया, जो लुहार यानी लोहे से कोई चीजें बनाते हैं वो। ओके, तो ये करते हैं, कुछ कारपेंट्री भी करते हैं। इन पार्टिकुलर द ब्लैक स्मिथ, ये देखिए इसमें लिखा भी है लोहार, occupies a prominent position in the village economy because iron is one of the main metal used by the gods। और कुछ जो इसमें ये जो लुहार है, ब्लैक स्मिथ है, ये काफी पावरफुल हो गए हैं, काफी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, क्योंकि जो आयरन है ये मेन मेटल रहता है, क्योंकि उनकी जो सेलिंग है वो ज्यादा होती है, तो फाइनेंशियली वो क्या हो गए हैं, मजबूत भी हो गए। Gonds are rigid when it comes to their tribes and their customs and traditions. They do not permit other tribes to live in the locality which they are occupying। अब ये अपना जो कस्टम है, अपनी जो इनकी जो ट्रेडिशंस, जो भी कस्टम्स है, ओके, या इनका कल्चर है, उसके लिए बहुत ही कठोर है। ओके, तो ये किसी अदर ट्राइब्स को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते, नहीं अदर जो कल्चर है उसको ये मिक्सअप करते हैं। ओके, और इनका जो ये पार्ट रहता है जहां पर ये रहते हैं, तो वहां पर अदर कम्युनिटीज को, यानी अदर ट्राइब्स जो रहती है उनको ये वहां पर अलाउ नहीं करते, बिकॉज ये अपने कल्चर को सेफ रखना चाहते हैं, इनके जो भी कस्टम्स है, ओके, उनको ये सेफ रखना चाहते हैं। तो अदर ट्राइब्स को ये उसमें शामिल नहीं करते, इनको उनका इंटरफेयर पसंद नहीं आता। ओके, तो ये अपनी जो लोकल एरिया रहता है वहां पर दूसरी ट्राइब्स को आने नहीं देते। ओके, क्लियर है बच्चों, ये अहोम्स का। अब हम अहोम्स का पढ़ेंगे, और ये अपना जो कंप्लीट हुआ ये था आपके गोंड्स का। कुछ पूछना है आपको गोंड्स में? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट जो अपनी कम्युनिटी है, ट्राइब्स है, वो कौन सी है, अहोम। ओके, जिस तरह से गोंड थी उसी तरह अहोम है। अब देखिए अहोम आर ए पार्ट ऑफ द
शान या शैन ट्राइब, तो ये शैन ट्राइब जो है उसका एक पार्ट है। ओके, दे बिलोंग टू आसाम, और ये कहाँ से बिलोंग करती है? अहोम है, तो अहोम से आप मान जाए कि अहोम यानी कि आसाम। ओके, गोंड मीन्स गोंडवाना यानी कि एमपी के आसपास, तो ये आसाम से बिलोंग करती है। विच इज प्रेजेंटली ए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है आसाम, तो वहां से ये बिलोंग करती है, वहां से संबंधित है। अकॉर्डिंग टू सम हिस्ट्रियंस द नेम आसाम इज डिराइव्ड फ्रॉम अहोम, तो जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि जो आसाम नाम है उस स्टेट का, तो वो अहोम से ही बना है। ओके, बिकॉज वहां की जो मेन ट्राइब थी वो क्या थी? अहोम, तो अहोम से ही उस जगह का नाम आसाम हो गया। Ahoms have subgroup that differ from each other in form and spirit। अब देखिए जो अहोम है उसमें भी जिस तरह गोंड्स में सब ग्रुप थे, उसी तरह अहोम में भी क्या है? सब ग्रुप है, जो कि डिफरेंट पार्ट्स में फैले हुए हैं, अलग अलग जगह वो रहते हैं। In the 13th century, the Ahoms migrated to the Brahmaputra valley from present day, okay, म्यांमार। अब देखिए 13 सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, जो अहोम से माइग्रेट करे ब्रह्मपुत्र जो वैली है आसाम के आसपास, वहां वहां से म्यांमार के बीच में। ओके, दे वर टॉट वॉरियर्स एंड क्रिएटेड ए न्यू स्टेट ऑफ सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द लैंड। अब देखिए दे वर टॉट वॉरियर्स, ओके, ये वॉरियर्स के रूप में भी जाने जाते थे। ओके, तो इन्होंने जो ओल्ड पॉलिटिकल सिस्टम था, ओके, तो उसको क्या किया? उसी को उस नए स्टेट के अंदर फॉलो किया, और वहां पर भी इन्होंने अपना अधिकार किया। बाय 1660 दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनन्स। 1660 के अंदर ये हाई क्वालिटी के जो गन पावर है या कैनन्स हैं उसको भी ये बनाते थे। ओके, अहोम्स हैड टू फाइट द मुगल ब्रेव अहोम्स ने पुट अप ए टफ रेजिस्टेंस बट वर डिफीटेड, तो इन्होंने मुगल से भी संघर्ष किया उस समय में, और काफी मजबूती से लड़े, लेकिन फिर भी ये क्या हो गए थे? क्योंकि औरंगजेब ने इनको उस समय हरा दिया था। ओके, औरंगजेब annexed the Ahom capital गढ़गांव बट कुड नॉट रिटेन इट फॉर लॉन्ग। अब देखिए औरंगजेब ने क्या किया, इनकी जो कैपिटल थी गढ़गांव, वहां पर अपना अधिकार कर लिया, लेकिन लंबे समय तक वो उसको अपने अंडर में नहीं रख पाए। ओके, आर्म्स रूल्ड एज वेजल्स ऑफ द मुगल्स, जो अहोम थे उन्होंने मुगल्स के जो कुछ क्षेत्र थे उनको भी अपने अंडर में कर लिया था। तो इस तरह से ये मुगल जो थे, इन्होंने जो ये जो अहोम्स थे, तो इनके ऊपर आक्रमण किया और उनकी जो कैपिटल थी, ओके, गढ़गांव, उसको अपने अंडर में कर लिया, लेकिन ज्यादा समय तक वो उसको रोक नहीं पाए, और अहोम्स ने वापस अपने क्षेत्रों को अपने अंडर में कर लिया। इसके नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। ओके, तो आप इसको अच्छी तरह अपन इसको पढ़ लेंगे, आप भी एक बार पढ़ लेना, और फिर नेक्स्ट क्लास में जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो क्लियर करेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। ओके।